नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रवीण बंसल और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं लेखा शास्त्र अध्याय 6 तलपट व अशुद्धियों का शोधन। यह इस अध्याय का चौथा भाग है। पिछले भागों में हमने देखा कि किस तरह हम अशुद्धियों का शोधन कर रहे थे। यदि डेबिट ज़्यादा है तो उसे कम करने के लिए हम क्रेडिट कर दिया करते थे, और यदि क्रेडिट ज़्यादा है तो उसको सही करने के लिए हम डेबिट कर दिया करते थे। और यदि डेबिट या क्रेडिट में से कोई चीज़ हमें ना मिले तो हम उसे सस्पेंस अकाउंट में पहुंचा देते थे। तो इस तरीके से अशुद्धियों को शुद्ध किया जा रहा था रोज नामचे में, मतलब जर्नल एंट्रीज करके हम अशुद्धियों को शुद्ध करते आए हैं। अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं एक और उदाहरण को लेकर के। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अनंतराम के तलपट का मिलान नहीं हुआ, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है। यह जमा पक्ष के 16,000 रुपये अधिक दर्शाता है। उसमें अंतर को उचंती खाते में रखा, मतलब यह जो 16,000 रुपये के डेबिट और क्रेडिट का योग आपस में नहीं मिल रहा है, तो उसने उस 16,000 रुपये को सस्पेंस अकाउंट में रख दिया है। और फिर कुछ अशुद्धियां हमें मिलती हैं। पहली अशुद्धि है मोहित से 4,000 रुपये नगद प्राप्ति की खतौनी महेश के खाते में 1,000 रुपये से कर दी गई। देखिए बच्चों, मोहित से धन प्राप्ति हुई। जब मोहित से धन प्राप्ति हुई तो एंट्री क्या बननी चाहिए? एंट्री बननी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट, मोहित क्रेडिट। मतलब जो व्यक्ति विशेष है उसका खाता क्रेडिट होना चाहिए, मोहित का खाता क्रेडिट होना चाहिए। परंतु आपने महेश के खाते में 1,000 रुपये भेज दिए। मैं फिर से दोहरा दूं, जब आपने रोकड़ अपने पास मोहित से प्राप्त किया तो मोहित का खाता क्रेडिट होना चाहिए और कैश डेबिट होना चाहिए। परंतु हमने मोहित का खाता क्रेडिट करने की जगह महेश का खाता 1,000 रुपये से क्रेडिट कर दिया। तो देखिए, जो खाता क्रेडिट होना चाहिए मोहित, वह तो क्रेडिट हो ही जाएगा, और जो गलती से क्रेडिट हो गया है जिसका नाम है महेश, उसको सही करने के लिए हमने डेबिट किया। परंतु प्रश्न में हमने 1,000 रुपये का जिक्र किया है। हमने महेश के खाते को 1,000 रुपये से रिकॉर्ड किया, तो महेश के खाते में 1,000 रुपये से प्रविष्टि करनी होगी। अब यहां पे 3,000 रुपये का अंतर आपको दिखाई देता है। अब यह 3,000 रुपये का अंतर किसकी वजह से है, जिसके बारे में हम पता नहीं लगा पा रहे। तो यह 3,000 रुपये आप उचंती खाता अर्थात सस्पेंस अकाउंट में डेबिट कर देंगे। बच्चों, यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो प्रश्न है वो आपको यह नहीं बता रहा है कि महेश खाते में डेबिट किया गया या क्रेडिट किया गया। तो आप नियम के अनुसार चलेंगे कि जब किसी से धन प्राप्ति होती है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है और व्यक्ति विशेष का खाता क्रेडिट किया जाता है। तो जब प्रश्न आपसे कह रहा है कि 1,000 रुपये मोहित के खाते में भेज दिए गए, तो हम बिल्कुल सामान्य ज्ञान लगाएंगे और यह देखेंगे कि मोहित क्रेडिट ही किया गया होगा। आप अपनी तरफ से यह नहीं सोच सकते कि मोहित को क्रेडिट किया था कि डेबिट किया गया था। साधारणतः जो होता है आप वही मान के चलेंगे कि धन प्राप्ति हुई तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ होगा, और क्रेडिट होना कौन चाहिए था? क्रेडिट होना चाहिए था मोहित, लेकिन हमने गलती से कर दिया महेश को। तो महेश अगर गलती से क्रेडिट हो गया है तो आपने उसको डेबिट कर दिया, और क्रेडिट होना कौन चाहिए था? क्रेडिट मोहित होना चाहिए था। तो डेबिट 1,000, क्रेडिट 4,000, जो भी शेष बचा वह सस्पेंस अकाउंट में भेज दिया गया।
तो यह हुई अशुद्धि शुद्ध। अब चलते हैं अगली प्रविष्टि पर। अगली प्रविष्टि कहती है, अरुण के खाते में 6,000 रुपये के पूर्ण बंदोबस्त के रूप में 5800 रुपये का चेक प्राप्त हुआ था। देखिए, अरुण से हमने 6,000 रुपये लेने थे, परंतु उससे हमने 5800 रुपये का चेक प्राप्त किया। पूर्ण बंदोबस्त मतलब अब अरुण से हमने कोई पैसा लेना देना नहीं है। जिस अरुण से हमें 6,000 रुपये लेने थे, उस अरुण से हमने 5800 रुपये लेके पूर्ण बंदोबस्त किया, मतलब 200 रुपये का डिस्काउंट अरुण ने हमसे लिया चेक देने के बाद। परंतु वह चेक अनादृत मतलब बाउंस हो जाता है और पुस्तकों में चेक के बाउंस होने की कोई प्रविष्टि अभिलिखित नहीं की गई। अब आपको यहां पे यह ध्यान देना है कि अरुण जो हमारा डेटर था, जिससे हमने 6,000 रुपये लेने थे, उसने हमें 5800 रुपये का चेक दिया। जब उसने हमें 5800 का चेक दिया तो हमने माना कि पूर्ण बंदोबस्त हो चुका है, अब हमने अरुण से कोई पैसा नहीं लेना। परंतु वह चेक बाउंस हो जाता है। अब जब चेक बाउंस हो चुका है, उसकी प्रविष्टि हमने नहीं की है, हमें वही प्रविष्टि अब करनी है। हमें अरुण को वापस अपना डेटर बनाना होगा, क्योंकि उसके द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो चुका है। अरुण को डेटर बनाइए। कैसे? उसे डेबिट करके। और क्योंकि चेक बाउंस हो चुका है, तो बैंक वाले आपके बैंक खाते में से पैसे काट लेंगे। तो बैंक में कटौती क्रेडिट करके ही की जाती है। और जो 200 रुपये का हमने अरुण को चेक देने की वजह से डिस्काउंट दिया था, वह उस डिस्काउंट के लिए भी अब लायक नहीं समझा जाएगा। तो देखते हैं शुद्धि कैसे होगी। अरुण का खाता डेबिट किया जाएगा क्योंकि उसका चेक बाउंस हो चुका है। बैंक वाले हमारा पैसा काट लेंगे और बैंक में कटौती हुई तो मतलब बैंक खाता क्रेडिट 5800 रुपये से। और मैंने डिस्काउंट दिया था, अब वह डिस्काउंट मैं वापस लेता हूं, बट्टे खाते से 200 रुपये। यह डिस्काउंट हमने वापस ले लिया। तो यह हुई दूसरी प्रविष्टि की शुद्धि। चलिए अब चलते हैं तीसरी प्रविष्टि पे। तीसरी प्रविष्टि क्या कहती है? खन्ना से प्राप्त हुए 800 रुपये, जिसका खाता पहले डूबत ऋण के रूप में अपलेखित किया गया था। खन्ना हमारा कोई डेटर होगा जो बैड डेट हो चुका, जिसका पैसा डूब चुका था हमारे हिसाब से। उसके खाते के जमा पक्ष में लिख दिए गए। आप प्रविष्टि को ध्यान से समझिए। जब कोई व्यक्ति हमारे पैसे नहीं दे पाता और वह बैड डेट हो जाता है, डूबत ऋण, तब हम यह मान के चलते हैं कि वह हमारी पुस्तकों में से शून्य हो चुका। परंतु यदि ऐसे शख्स से, ऐसे व्यक्ति विशेष से कोई धन प्राप्ति हो जाए तो वह कहलाता है बैड डेट रिकवर्ड। डूबत ऋण से पैसे वापस आ जाते हैं। आप समझिए, जब खन्ना को हमने डूबत ऋण माना तो खन्ना हमारी किताबों से गायब हो चुका था। परंतु अब जब वह पैसे दे रहा है तो हमें डूबत ऋण से पैसे प्राप्त हो रहे हैं, ना कि खन्ना से। परंतु गलती क्या हुई? देखिए प्रश्न क्या कहता है। गलती यह हुई कि हमने उसके खाते के जमा पक्ष में लिख दिया। तो देखिए प्रविष्टि क्या होती है। प्रविष्टि होगी खन्ना का खाता डेबिट, क्योंकि हमने खन्ना के खाते में जमा कर दिया। जमा मतलब क्रेडिट कर दिया।
और अब क्योंकि यह डूबत ऋण से धन प्राप्त हुआ था तो उसके लिए एक नया खाता होगा, डूबत ऋण वसूली खाता। यह हुई इस एंट्री की शुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव को की गई 5,000 रुपये की उधार विक्रय को क्रय बही में 2,000 रुपये से अभिलिखित किया गया। अब आप इस प्रविष्टि को बहुत ध्यान से देखिए। मानव किसी का नाम है। मानव को की गई 5,000 रुपये की उधार विक्रय, क्रेडिट सेल। हमने मानव को उधार में सामान बेचा 5,000 रुपये का, तो मानव हमारा डेटर बनना चाहिए। और यह प्रविष्टि विक्रय पुस्तक में जानी चाहिए। परंतु गलती यह हुई कि यह एंट्री क्रय बही में गई, मतलब परचेज बुक में गई, और वो भी 2,000 रुपये से गई। आप फिर से समझिए, मानव को जो सेल हुई वो 5,000 रुपये की हुई, परंतु हमने उसको 2,000 रुपये की परचेज मान लिया। ठीक, अब इसको समझिए। मानव हमारा डेटर है, हमने उससे पैसा लेना है, तो मानव 5,000 रुपये से डेबिट होना चाहिए। एक बात, परंतु आपने मानव को क्रय बही में, मतलब परचेज बुक में जगह दी। मतलब यह हुआ कि मानव को आपने अपनी लायबिलिटी मान लिया। जिससे हमने 5,000 लेने हैं उसको हमने 2,000 रुपये से अपना क्रेडिटर मान लिया, कर्जा। तो इसको सही करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें मानव को 7,000 रुपये से डेटर बनाना होगा, क्योंकि 5,000 से तो वह हमारा डेटर है ही, और 2,000 से हमने उसको गलती से क्रेडिटर माना, क्योंकि जो एंट्री है वह क्रय पुस्तक में हो गई है। और परचेज बुक में से आपको पता ही है क्रेडिटर ही निकलते हैं। तो मानव की प्रविष्टि अगर क्रय पुस्तक में हो गई है तो मानव को क्रेडिटर मान लिया गया था। अब मानव को अगर क्रेडिटर मान लिया गया है तो मानव को सही करने के लिए हमें डेबिट भी करना होगा 2,000 से भी, और मानव हमारा डेटर है ही, तो मानव जो है वह डेबिट होगा 7,000 से। चलिए देखते हैं। मानव डेबिट हुआ 7,000 से, और क्रय पुस्तक तो सदा ही डेबिट होती है, लेकिन विक्रय के समय क्रय पुस्तक का कोई काम नहीं था जो गलती से डेबिट हो गई होगी। तो क्रय पुस्तक 2,000 से डेबिट होती है, और हुआ विक्रय है तो विक्रय क्रेडिट हुआ 5,000, और यह हुई शुद्धि। चलते हैं अगली प्रविष्टि पर। देखिए, अगली प्रविष्टि कहती है क्रय बही का योग 1,000 कम हुआ। क्रय बही का योग, परचेज बुक का योग जो है वह 1,000 रुपये से कम हुआ। यदि वह 1,000 रुपये से कम हुआ है तो यह बात तो तय है कि उसे 1,000 से बढ़ाना होगा। क्रय मतलब परचेज बढ़ता हमेशा ही डेबिट से है, तो परचेज को बढ़ाने के लिए हमें उसे और डेबिट करना होगा। तो आप क्रय पुस्तक को 1,000 रुपये से डेबिट और कर दें तो वह सही हो जाएगी। परंतु यहां पे सोचने वाली बात यह है कि यदि योग 1,000 रुपये से कम हुआ है या ज्यादा हुआ है तो वह 1,000 रुपये किसकी वजह से कम हुए? राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी नाम है, भाई हुआ तो योग कम है ना, तो योग की कमी आप किसके नाम पे लिखेंगे? राम, श्याम, मोहन, सोहन, जो भी ये नाम है, तो यह आप नहीं जानते। तो बच्चों, जब भी कभी इस तरह किसी भी पुस्तक में क्रय,
विक्रय या रोकड़ बही या क्रय वापसी या विक्रय वापसी, किसी भी पुस्तक में इस तरह से योग गलत हो जाए, कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, यह एक तरफा गलती है। इनको सही करने के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट को लाना ही पड़ता है। जैसे कि इस प्रविष्टि में क्रय बही का योग 1000 रुपये कम हुआ, तो क्रय को तो मैं बढ़ा दूंगा, क्रय बढ़ता है डेबिट हो गए, परंतु आप क्रेडिट किसको करेंगे? तो इस तरह की गलती को सुधार करने के लिए हमें कौन सा खाता लाना होगा? उचंती, जिसका मतलब है सस्पेंस अकाउंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्रय मतलब परचेज बढ़ता हमेशा ही डेबिट से है, तो आप क्रेडिट करेंगे उचंती खाता मतलब सस्पेंस अकाउंट को, और कुछ इस तरह यह प्रविष्टि सही हो जाती है। चलते हैं अगली प्रविष्टि पर। अगली प्रविष्टि कहती है, मशीन की 1600 रुपये की मरम्मत को त्रुटिवश मशीन खाते के नाम पक्ष पर 1000 रुपये लिख दिया गया। देखिए, मशीन की मरम्मत कराई गई, 1600 रुपये से कराई गई, लेकिन गलती से मरम्मत खाते में लिखने की जगह हमने मशीन खाते में 1000 रुपये लिख दिए। यह तो हम पिछले भाग में सीख ही चुके हैं, मशीन की मरम्मत कराना एक खर्चा है, लेकिन मशीन की स्थापना से जुड़े हुए कोई खर्चे हैं तो वह मशीन है। अब यहां मरम्मत की बात हो रही है, मशीन की इंस्टॉलेशन की बात नहीं हो रही। मशीन की मरम्मत कराई गई, तो यह मरम्मत खाते में डेबिट होना चाहिए। कितने रुपए से? 1600 रुपये से। परंतु आपने गलती से, त्रुटिवश मशीन को 1000 रुपये से डेबिट कर दिया। 1600 रुपये से नहीं, 1000 रुपये से डेबिट कर दिया। डेबिट होना क्या चाहिए? मरम्मत खाता। डेबिट हो कौन गया? मशीन खाता, वह भी कितने से? 1000 से। तो चलिए देखते हैं शुद्धि किस प्रकार होगी। मरम्मत खाता 1600 से डेबिट होना ही चाहिए, क्योंकि मरम्मत हुई है 1600 रुपये की। यह एक खर्चा है और सभी खर्चों के अकाउंट डेबिट होते हैं। और गलती से मशीन खाते को डेबिट कर दिया गया था 1000 रुपये से, जो सरासर गलत है। मशीन खाता डेबिट होना ही नहीं चाहिए था, तो उसको सही करने के लिए आपको मशीन खाते को क्रेडिट करना होगा। और अब यह 600 रुपये का जो आपके पास असंतुलन दिखाई देता है, यह कैसे सही हो? यह सही होगा उचंती खाते से, सस्पेंस अकाउंट से, और हमने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो यह प्रविष्टि शुद्ध हो गई। चलते हैं अगली प्रविष्टि पर। नत्थू द्वारा वापस किया गया माल स्टॉक में तो शामिल कर लिया गया, परंतु पुस्तकों में इसकी प्रविष्टि अभिलिखित नहीं की गई। नत्थू हमारा कोई ग्राहक हमसे कोई सामान लेकर गया था, वह अब उस सामान को वापस करता है। सेल्स रिटर्न, हमने नत्थू को कोई चीज सेल करी, अब नत्थू ने वह चीज वापस कर दी, तो बड़ी सीधी सी बात है, आपने वह स्टॉक में तो रख लिया, परंतु आपने कोई एंट्री नहीं करी, तो यह तो आप पूर्णतः भूल गए हैं। तो अगर आप भूल गए हैं तो अब लिख लीजिए। अब लिखने के लिए क्या करना है? बिल्कुल साधारण जर्नल एंट्री, सेल्स रिटर्न की जर्नल एंट्री, विक्रय वापसी की जर्नल एंट्री आपको करनी है। जब आप कोई एंट्री भूल जाते हैं तो उस एंट्री को कर लीजिए। विक्रय वापसी खाता नाम, नत्थू का खाता क्रेडिट, यह एंट्री हो गई। अब देखिए, आपने सभी एंट्री रोज नामचे में कर दी है। जैसा कि प्रश्न ने शुरुआत में ही कहा कि उचंती खाते का बैलेंस 16,000 रुपये आपको बताया गया, तो देखते हैं हमने उचंती खाता कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया। एक, पहली एंट्री में ही 3,000 रुपये से। 2,
5वीं एंट्री में, फिर 600 रुपये 6ठी एंट्री में। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। उचंती खाते को, उचंती खाते में तलपट के अनुसार 16,000 रुपये का बैलेंस पहले से ही दिया हुआ था, और जो 3 एंट्री अभी अभी हमने पता लगाई, हम उनकी खतौनी भी कर देते हैं। 3 एंट्री में उचंती खाता सबसे पहले 3,000 से डेबिट हुआ, इस तरह मोहित के नाम से। फिर उसके बाद उचंती खाता क्रेडिट हुआ 600 रुपये से और 1,000 रुपये से एक बार, और यह एंट्री उचंती खाता के क्रेडिट में पहुंचा दी जाती हैं। और अब जो बैलेंस है वह 17,400 रुपये आपके पास आ जाता है, और इस तरह उचंती खाता बन जाता है। देखिए, 16,000 रुपये पहले से ही थे, उचंती खाता 2-3 बार और आ गया, और यहाँ पे बैलेंस 17,400 रुपये दिखने लगा। तो जरूरी नहीं कि आपका सस्पेंस हमेशा खुल ही जाए, वह बढ़ भी सकता है, वह घट भी सकता है, वह पूरी तरीके से खत्म भी हो सकता है। प्रश्न की मांग सिर्फ और सिर्फ उचंती खाते को बनाना था, खत्म करना नहीं। इस तरह आपका यह अध्याय तलपट व अशुद्धियों का शोधन खत्म होता है। आपकी पाठ्यपुस्तक में इसी तरह के और भी बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं। आप सभी से निवेदन है कि इन सभी प्रश्नों का अभ्यास करें, और बार बार एक ही चीज़ को करने से आप इस तरह के कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा सशक्त हो जाते हैं। तो अब यहीं पे इस अध्याय को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।